नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मरवाही के दंगल के लिए उम्मीदवार अब लगभग तय हो गए हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के ध्रुव को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस ने आज ही अपने उम्मीदवार की घोषणा की। इससे पहले बीजेपी ने डॉक्टर गंभीर सिंह पर अपना भरोसा जताया, जिसके बाद अब मरवाही में डॉक्टर बनाम डॉक्टर की लड़ाई पक्की हो गई है। तो के ध्रुव को मिला टिकट और अब डॉक्टर बनाम डॉक्टर की लड़ाई। मरवाही में बीजेपी ने डॉक्टर गंभीर सिंह पर अपना भरोसा जताया, तो आज कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी यानी कि डॉक्टर के ध्रुव को टिकट दिया, अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक सीट पर उपचुनाव होना है, वो है मरवाही सीट। हालांकि ये एक सीट पर चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद काफी अहम है, क्योंकि ये अजीत जोगी के निधन के बाद सीट खाली हुई है। इस सीट की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जोगी परिवार का इस पर कब्जा रहा है। और अवधेश जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। अवधेश, डॉक्टर बनाम डॉक्टर, एक तरफ डॉक्टर गंभीर सिंह, दूसरी तरफ डॉक्टर के ध्रुव। बिल्कुल, देखिए मुकाबला रोचक होगा क्योंकि डॉक्टर बनाम डॉक्टर का तड़का तो लग चुका है, लेकिन जोगी कांग्रेस के पत्ते खुलने अभी शेष है। जब जोगी कांग्रेस की ओर से पत्ते खुलेंगे तब जाके पता चलेगा कि वास्तविक में मरवाही का जो मुकाबला है वो कितना रोचक होने वाला है। लेकिन फिलहाल इतनी रोचकता तो आ गई है कि दोनों ही दलों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने जो डॉक्टरों पे भरोसा जताया है, तो इससे जमीनी कार्यकर्ताओं में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए साइड इफेक्ट इसलिए श्रद्धा क्योंकि दोनों ही दलों ने जिस डॉक्टर पे भरोसा जताया है, अब वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि चाहे डॉक्टर के ध्रुव हो या गंभीर सिंह हो, दोनों ही अपने अपने दलों के संकट के समय में पार्टी के लिए कोई उनकी योगदान खास रही नहीं है। धरातल पे वहां पे स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके दोनों ही दलों ने बाहरी प्रत्याशी को वहां पे कैंडिडेट बनाए हैं, उन पे भरोसा जताया है। क्योंकि जो कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव है वो बेसिकली बलौदाबाजार के रहने वाले हैं, लेकिन 22 सालों तक मरवाही में उन्होंने सेवा की। तो वहीं बीजेपी के जो डॉक्टर है गंभीर सिंह, वो भले ही मरवाही में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी कर्मस्थली राजधानी रायपुर से लेकर जबलपुर तक रही है। तो ऐसे में दोनों ही दलों में जानते हैं, जमीनी तौर पर आप जानते हैं मरवाही का इतिहास क्या है और जोगी परिवार का कितना प्रभुत्व है, ये हर कोई जानता है। तो क्या लगता है ये जो दो प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर बनाम डॉक्टर जो हुआ है, ये वहां पर लोगों को भरोसा दिला पाएंगे या फिर कुछ खास मशक्कत करनी पड़ेगी? देखिए, मशक्कत काफी खास करनी पड़ेगी क्योंकि जोगी कांग्रेस का पत्ता खुलना शेष है। 2000 का चुनाव हो या 2018 का चुनाव हो, जोगी परिवार का शुरू से ही दबदबा रहा है और माना जाता है कि मरवाही क्षेत्र में अजीत जोगी के जीवित रहने तक के उनके मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता था। तो ऐसे में एक सरकारी डॉक्टर 22 सालों तक अगर सेवाएं वहां पर दे रहे थे तो समझा जा सकता है कि वो किनके करीबी थे और किनके शरण में रह के उन्होंने सेवाएं दी। तमाम तरह की बातें हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमित जोगी चुनाव लड़ेंगे या फिर जोगी कांग्रेस से कोई और दावेदार होगा, तो तब जाके स्थितियां स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि भले ही बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के ऐलान में जोगी कांग्रेस से आगे निकल गई हो, लेकिन जोगी कांग्रेस जमीनी तैयारी में थोड़ी सी आगे दिखाई पड़ रही है। क्योंकि रेणु जोगी जो कोटा से विधायक है, अमित जोगी की जो मां है, अजीत जोगी की पत्नी है, वो लगातार मरवाही क्षेत्र का दौरा कर रही है। अमित जोगी खुद भी 2 अक्टूबर से उन्होंने अपने अभियान का आगाज किया है और लगातार क्षेत्र में दौरे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भले ही प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन वोट भी क्या मिलेंगे, क्योंकि लोगों की एक सहानुभूति भी होगी अमित जोगी के साथ। तो एक ही प्लस फैक्टर भी है। खैर, वक्त बताएगा, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि भले ही एक सीट है, लेकिन काफी अहम ये हर लिहाज से ये सीट रहेगी। अवधेश, आप बने रहे हमारे साथ और अगली खबर का हम रुख करेंगे। और अगली खबर है पूर्व सीएम अजीत जोगी की बहू और
और जेसीसीजे नेता अमित जोगी की पत्नी को लेकर, यानी कि ऋचा जोगी ने जाति मामले में मुंगेली जिला छानबीन समिति को अपना जवाब भेज दिया है। समिति को भेजे अपने जवाब में ऋचा जोगी ने और वक्त मांगा है। अपने जवाब में उन्होंने लिखा कि बिलासपुर जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कार्यालय 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक बंद है, जिसके चलते मिसल 1940 के मूल दस्तावेज नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। और बंद था, शायद आज खुल जाए, तो रजिस्ट्री कार्यालय में मूल अभिलेखों का हमने आवेदन कर दिया है। साथ ही उन्होंने जो ऑनलाइन फॉर्म ऋचा जी ने अपनी जाति प्रमाण पत्र का भरा था उसका भी मूल मांगा है। तो मूल ऑनलाइन में जो आवेदक रहता है उसके पास नहीं रहता है, वो तो स्वयं कलेक्टर कार्यालय में ही जो जाति निर्धारण कार्यालय उनके पास है, तो उनको भी उसी दिन एप्लीकेशन दे दी है कि आप हमें मूल प्रति उपलब्ध कराएं। उनका जवाब बाय मेल आया है और ये जानकारी उन्होंने दिया है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस बिलासपुर में कोई कोरोना पॉजिटिव निकल गया, इसलिए वे 11 तारीख तक ऑफिस बंद रहेगा, इसलिए दस्तावेज की कॉपी वगैरह निकालने में मूल कॉपी उनको समय लग सकता है। और दूसरा है, उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 2 दिन हम लोग को शासकीय अवकाश होने के कारण हम लोग मूल दस्तावेज पेश नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए हमें ऋचा जोगी की जाति से जुड़ी बड़ी खबर। ऋचा जोगी का हस्ताक्षर से जुड़ा सेल डीड अब सामने आया है, जिसमें उनकी जाति ईसाई बताई जा रही है। साथ ही उसमें जन्म से गैर आदिवासी लिखा हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये डीड सामने आया है जिसमें उनकी जाति ईसाई बताई जा रही है। तो अब आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो डीड सामने आया है उसमें जाति ईसाई और जन्म से गैर आदिवासी लिखा हुआ है। जानकारी है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है और उसमें विधि अपना काम कर रहा है, विधि उसमें निर्णय भी वही देगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा है और आज तक उनका जाति का मामला क्लियर नहीं हुआ है। उसमें हमारे लोग भी गए थे उनके खिलाफ में, लेकिन कांग्रेस का इस समझ में नहीं आता है कि जब जोगी जी कांग्रेस से लड़े थे तो उनको जाति के संबंध में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आज कांग्रेस से बाहर होकर लड़ रहे हैं तो उनको उनकी जाति पर दिक्कत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऋचा जोगी का जो एक विक्रय प्रपत्र के माध्यम से इस बात को सिद्ध करना कि वो ईसाई है, वो आदिवासी नहीं है, एक और नए हथकंडे को सामने रख रहा है। मुझे लगता है कि जाति प्रमाण पत्र एक बहुत ही विश्वसनीय प्रमाण पत्र होता है, विश्वसनीय, एक एथेंटिक होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो चीजें हैं ये उचित फोरम पर इसका निराकरण होना चाहिए। किसी के जाति पे बहुत ज्यादा हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। मरवाही वो जो चुनाव क्षेत्र है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जिसके पास भी वैध प्रमाण पत्र होगा वो चुनाव लड़ेगा ही, इसमें किसी को तकलीफ या चिंता करने की कोई बात नहीं है। जरहा गांव का एक विक्रय अभिलेख उजागर हुआ है जिसमें ऋचा रूपाली के नाम से हस्ताक्षरित है और इसमें स्वयं को जन्म से गैर आदिवासी और जाति का ईसाई होना बताया गया है। यदि यह विक्रय अभिलेख सही है तो स्पष्ट रूप से सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब देने के बजाय आपत्तिजनक टिप्पणियां करना और बयान देने की जो राजनीति है यह उचित। और अवधेश जुड़े हुए हमारे संवाददाता हमारे साथ। अवधेश, ऋचा जोगी की जाति को लेकर भी बड़े पेच फंसे हुए हैं। सेल डीड सामने आया है जिसमें जाति लिखी है ईसाई। इसके अलावा आज ऋचा जोगी ने पत्र भी लिखा है, मेल के जरिए उन्होंने कहा है कि भाई थोड़ा समय दिया जाए, और हवाला दिया है कोरोना का।
बिल्कुल देखिए, जोगी और जातीय विवाद ये तीनों छत्तीसगढ़ के शुरुआती दिनों से ही देखने को मिल रहा है। अजीत जोगी दिवंगत हो गए, लेकिन उनके जाति का विवाद का फैसला और निराकरण अब तक नहीं हो पाया। जुलाई 2020 में ऋचा जोगी ने जाति प्रमाण पत्र बनवाया, आदिवासी उन्होंने अपने आप को बताया, जिसको लेके संतराम नेताम जो अजीत जोगी के खिलाफ स्थानीय कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने ही ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। उस शिकायत के बाद इस छानबीन समिति को मामला भेजा गया। छानबीन समिति ने पहले 8 तारीख को बुलवाया, फिर 12 तारीख को बुलवाया और दस्तावेजों के साथ, मूल दस्तावेजों के साथ। तो मूल दस्तावेज जहां से प्राप्त करना है वो कार्यालय बंद होने का हवाला देके ऋचा जोगी के द्वारा कुछ दिनों का वक्त मांगा गया है। लेकिन इतना तो तय है कि जाति का बवंडर ये कब थमेगा, जाति प्रमाण पत्र का बवंडर कब थमेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो फिलहाल तय है कि जिस तरह से मरवाही उपचुनाव की बिगुल बच चुकी है, अब कई सारी जो राजनीतिक दल है जो कई सारे प्लान को लेकर चलती है, तो ऐसे समय में 2 सवाल उठने यहां पे लाजमी है कि पहला, ठीक उपचुनाव के बिगुल से पहले जुलाई में जाति प्रमाण पत्र का बनवाना, और उसके बाद तत्काल बाद जो पहले बीजेपी के नेता थे, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए, संतराम नेताम के द्वारा शिकायत करना, ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े। अब देखना है कि इसका ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कहा कि मरवाही विधानसभा उपचुनाव आप खुद लड़े। जुदेव के पत्र की बीजेपी संगठन के नेताओं में चर्चा शुरू हो गई। जुदेव के पत्र को प्रदेश नेतृत्व के नेताओं पर कटाक्ष के तौर पर भी देखा जा रहा है। जुदेव ने अपने पत्र में कहा कि ताकत दिखाने का यह सबसे सही समय है। पूर्व विधायक के पत्र पर प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जुदेव परिवार से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है और इसी नाते के तौर पर यह पत्र लिखा गया है। निकलते हैं, लेकिन विष्णुदेव वहां से जीत कर आएंगे। तो अब प्रतिक्रिया दी है और कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने कि हमारा जुदेव परिवार से पुराना नाता है और इसी नाते के तौर पर उन्होंने ये पत्र लिखा। भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने की एक प्रक्रिया है। जितने भी नाम आए उसमें काफी विचार विमर्श हुआ और 4 नाम का पैनल बनाकर हम लोगों ने केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा था और केंद्रीय चुनाव समिति ने डॉक्टर गंभीर सिंह का नाम प्रत्याशी के रूप में तय किया है। यही भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण का ये सिस्टम है। और जहां तक युद्धवीर जी के चिट्ठी का मामला है, उस परिवार से हम लोगों का कई पीढ़ियों का रिश्ता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी मेरे राजनीतिक आदर्श रहे हैं और मैं समझता हूं जिस मुकाम पर हम हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका आशीर्वाद है और एक शुभचिंतक के नाते भी हो सकता है चिट्ठी लिखी। बीजेपी के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव की ओर से पत्र लिखकर विष्णुदेव साय को मरवाही से चुनाव लड़ने के सुझाव देने पर कांग्रेस ने चुटकी ली और चुटकी लेते हुए चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशीला आनंद ने कहा कि विष्णुदेव साय की मरवाही से चुनाव लड़ना उनको चाहिए। विष्णुदेव साय के चुनाव लड़ने से बीजेपी को मरवाही में अपनी सियासी गहराई का भी पता चल जाएगा। साय अभी तक ना विधायक है ना सांसद हैं, उन्हें तो चुनाव लड़ना ही चाहिए। विष्णुदेव साय को युद्धवीर सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार करके मरवाही से चुनाव लड़ना चाहिए। मरवाही अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है और विष्णुदेव साय भी इसी वर्ग से आते हैं और वर्तमान में वे न सांसद हैं न विधायक हैं। ऐसे में उनके सामने चुनाव लड़ने की कोई दिक्कत भी नहीं है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को अपनी गहराई का भी अंदाजा लग जाएगा। विष्णुदेव साय जी वहाँ से चुनाव लड़ लेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथ्या प्रलाप करते हैं राज्य सरकार के ऊपर में, तो मरवाही की जनता उसका एक प्रमाण भी उनको प्रस्तुत कर देगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक मुगालता है कि वे भारतीय जनता पार्टी जो 2018 के विधानसभा चुनाव में अपना जनाधार खो चुकी है, उसमें थोड़ी बहुत वापसी हो रही है। इस मुगालते को भी से भी भारतीय जनता पार्टी बाहर निकल आएगी और मरवाही की जनता को भी एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा।
और खबर रायपुर से, जहां 3 केंद्रीय कृषि कानून का विरोध, किसानों के लिए राज्य सरकार बनाएगी अलग कानून। सरकार ने शुरू की ड्राफ्ट बनाने की कवायद। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। उच्च स्तरीय कमेटी की यह बैठक हुई। उच्च स्तरीय कमेटी में 4 मंत्री शामिल हैं। मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, अमरजीत भगत कमेटी में शामिल। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले विधेयक का ड्राफ्ट बनाएगी सरकार। केंद्र का कानून किसान विरोधी। 3 केंद्रीय कृषि कानून का विरोध सरकार कर रही है, किसानों का समर्थन कर रही है और अब इसमें उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक भी हुई। सब लोगों ने विस्तृत चर्चा करके ड्राफ्ट बनाने की दिशा में आने वाले समय में क्या कानूनी प्रावधान हो सकता है उसके बारे में विचार विमर्श किया। अब आगामी बैठक में इन कानूनों को कैसे ड्राफ्ट बनाया जाएगा और आने वाले समय में इसको हम कैसे लागू करेंगे, अपने कानूनों में क्या संशोधन करेंगे ताकि हम अपने किसानों की मदद कर सकें, गरीबों की मदद कर सकें, मजदूरों की मदद कर सकें, उपभोक्ताओं की मदद कर सकें। और जैसा कि हमने पहले कहा है कि हम जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा का सत्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन को पत्र लिखकर सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सभी जिलों में आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से सभी आवश्यक सहयोग देने की सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध गंभीर चिंता का विषय है। बीजेपी सांसद मोहन मंडावी का एक बेतुका बयान सामने आया है, जिसमें कांकेर से सांसद मोहन मंडावी हाथरस की घटना झूठी और बनावटी उन्होंने करार दिया। इतना ही नहीं, घटना को वोट से भी जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां हमें कोई वोट नहीं देता, कांग्रेसी वहां प्रदर्शन करने जाते हैं। जो घटना झूठी और बनावटी है उस पर कांग्रेसी हल्ला मचा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसकी आलोचना की और इस बयान को महिला विरोधी बताया। हम तो यहाँ के लिए हाथरस की घटना आप पेपर में पढ़े होंगे, पेपर वाले बताया है वो बनावटी घटना है, जगह जगह ट्वीट चल रहा है ना, और वो बनावटी घटना है, ये हकीकत घटना है। इसके लिए हम लोग धरने में बैठ रहे हैं, वो बनावटी के लिए नहीं। और वो लोग बनावटी जहाँ होता है उसके लिए धरने में कांग्रेस वाले बैठते हैं। और हाथरस जहाँ हमारा 200 दूर है, किसी ने हमको वोट तक नहीं दी, वहाँ धरना परिषद में जा रहे हैं। मोहन मंडावी जी के बयान पर तरस आता है। एक जिम्मेदार पद में बैठे हुए ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे महत्वपूर्ण पद में बैठे हुए सांसद महोदय का बयान आना दुर्भाग्यजनक है। घटना कहीं की भी हो, छत्तीसगढ़ की हो, उत्तर प्रदेश की हो, अगर बेटियों के साथ अन्याय होता है तो ऐसे बयानबाजी नहीं आना चाहिए। नारी कहीं की भी हो, बालिका कहीं की भी हो, अगर उसके साथ अनाचार अत्याचार होता है तो ये गंभीर बात है। और उत्तर प्रदेश में तो रातों रात शव को जलाया गया, जिस तरीके से परिवार वालों को भी शव नहीं दिया गया, जिस तरीके से बालिका के साथ घटनाएं हुई, अब उसकी सीबीआई जांच हो रही है। और ऐसे समय सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा उसको बनावटी कहना सीधे सीधे जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। बहुत बड़ा नारी विरोधी। राजनांदगांव शहर से लगे 15 किलोमीटर दूर सोमनी थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबा संचालक के 16 वर्षीय बेटे का अपहरण कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से सकुशल बरामद कर लिया है। लेकिन आरोपी अभी भी फरार हैं। पूरा मामला आईपीएल मैच के सट्टे से जोड़कर देखा जा रहा है। घटना परसों रात की है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा बच्चे को सकुशल और सुरक्षित उसको बरामद किया गया है और आगे का हमारा जो प्रकरण का विवेचना एवं आरोपी को जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी करके उसको सामने लिया जाएगा। और खबर कोंडा गांव से, जहां सीएम भूपेश बघेल के पिता का बयान, बस्तर की जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा। बाहरी लोग कर रहे बस्तर का शोषण, बस्तर की भूमि पर नहीं करने देंगे कब्जा। बाहरी लोगों के खिलाफ जारी है हमारा मिशन। तो मुख्यमंत्री के पिता सीएम भूपेश बघेल के पिता ने बयान दिया है और कहा है कि बस्तर पर बाहरी लोगों का कब्जा है, हमारा मिशन है, बाहरी लोगों के खिलाफ हमारा मिशन जारी है, बस्तर की भूमि पर नहीं करने देंगे कब्जा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का बयान सामने आया है।
बस्तर को लेकर उन्होंने बयान दिया। बस्तर की जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोग बस्तर का शोषण कर रहे हैं। हम बाहरी लोगों के खिलाफ हमारा मिशन जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता ने यह बयान जारी किया और कहा कि बस्तर की जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा, बाहरी लोग बस्तर का शोषण कर रहे हैं।